नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो हमारा सेशन था इससे पहले का, उसमें काफी मजेदार सवाल लेके आए थे हम आपके लिए। आपको कैसा लगा? आपने अच्छा रिस्पांस दिया। ठीक है, तो आज का ये सेशन है स्टैटिक जीके का, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है उसका आखिरी सेशन है। इसके बाद से जो हमारे करंट से रिलेटेड स्टैटिक, जैसे कि अगर कोई अवार्ड मिला है, जैसे भारत रत्न अभी अवार्ड मिला है सबको, जिस उनका नाम आ गया है हमारे सामने, तो उनकी लिस्ट पे देखते हैं ना कि हम आने, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि जो अवार्डी हैं भारत रत्न, उसके बाद से पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनके अवार्डी हैं, किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं, वो उस क्षेत्र से रिलेटेड सवाल आपके सामने आता है। सवाल उस एग्जाम में, वो एग्जाम एसएससी का हो, एसएससी तो एकदम वहीं से उठा के पूछते ही है सवाल। आपके जो भी पद्म विभूषण से विभूषी हो, मतलब पद्मा के कोई भी अवार्ड हो, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे कि कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उसके बाद से जो कलाकार हैं उनके नाम से भी सवाल आता है। तो उसका एक अलग से सेशन हम रखेंगे आपके लिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है बुक्स एंड ऑथर, आपने देखा पीछे थंबनेल पे, आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर है आपके एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे और एक एक करके कंप्लीट करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये सेशन लंबा होगा, क्योंकि वही है ना कि जो क्वेश्चन बनेंगे हर एक बुक एंड ऑथर को तो हम यहां ला नहीं सकते, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन आपका थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस रखेंगे हम और इस सेशन को अच्छे से कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके बाद से आपके साथ में इसकी पीडीएफ शेयर करेंगे हम अपने चैनल पे, उस व्हाट्सएप के चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे, तो आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन वही क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारे सामने पहला सवाल है। देखते हैं कि हमारा आज का पहला सवाल क्या कहता है हमसे। निम्नलिखित में से किसने गोदान उपन्यास लिखा जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का क्लासिक माना जाता है। ठीक है, गोदान। ठीक है, देखिए आप में कई लोगों को पता होगा इसके बारे में, गोदान किसने लिखा। अगर आपको पता है तो तुरंत क्वेश्चन देखते ही आप जैसे टिक करते हैं एग्जाम में, वैसे ही आप टिक करिए, मतलब कमेंट करिए आप। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो गोदान किसने लिखा, किसी को पता है? हाँ सोनू भाई, सेशन में आज मजा आ जाएगा। देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोगों का, जो हमारे छात्र हैं, उनका क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट में सही आता है। लेकिन अगर गलत होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखते हैं क्या आपका सवाल का जो ये आंसर है वो सही है कि गलत है, आप खुद समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? बंकिम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद, आर.के. नारायण और रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, देखिए आप जब पढ़ लेंगे ना, उसके बाद से जो आपके एग्जाम में आएंगे सवाल, वो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके ऑथर हैं, लेखक, किताब और उनके रचयिता, वो सारे इस सेशन में कंप्लीट हुए। तो देखते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। गोदान के रचयिता कौन है? गोदान के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। तो हमारा ऑप्शन 1 जो था वो सही होगा। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद, आइए उनके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी रखें। हो सकता है कि इस किताब के अलावा, इनकी जो ये रचयिता है गोदान, उसके अलावा कोई किसी और रचयिता का नाम आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो देखिए इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? मुंशी प्रेमचंद्र जी को। ठीक है, उपन्यास सम्राट के नाम से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ऐसे ही डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये कीवर्ड्स हैं, हम आपसे डिस्कस करते हैं कि कीवर्ड्स आप ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, और देखिए इनका रियल नेम भी कई बार पूछ लेता है आपके एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाएगा कई बार। तो इनका रियल नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम है? धनपत राय श्रीवास्तव। उसके बाद से देखिए जो इनके अदर रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं, उसमें कौन आती हैं? गोदान के अलावा अन्य रचनाएं कौन सी आती हैं? गबन, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन और रंगभूमि। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपसे एग्जामिनर दूसरा नाम देके, जैसा अभी मैंने बताया कि गोदान तो है, उनकी रचयिता है ही, उसके अलावा अदर नाम जो कि हमारे सामने है,
कर्मभूमि गबन, इस तरीके से ये आपसे सामने पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो घबराना नहीं है, यहां पे जितने कवर होंगे वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपको घबराना नहीं है, सारे बुक्स एंड ऑथर हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए अभी हमारे सामने जो ऑप्शन में था, ठीक है, ऑप्शन में था कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी, उनकी रचयिता क्या है? आनंद मठ। हमने अभी देखा पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा रशाकसी हुई थी, मतलब हंगामा एक तरीके का हो गया था वंदे मातरम को लेके। तो वो कहां से लिया गया है वंदे मातरम? आनंद मठ से लिया गया। उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और देखिए यहां से इसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो करंट का इश्यू होता है वो उसकी रचयिता के नाम पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहां से इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस और ज्यादा आपके एग्जाम के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं आर.के. नारायण जी ने क्या लिखा है। आर.के. नारायण अंग्रेजी लेखक हैं। ठीक है, उनकी रचयिता क्या है? मालगुडी डेज, द गाइड्स। और उसके लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला उनके लिए, इसके लिए, द गाइड्स के लिए। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1960 में, किस रचयिता को मिला, और उनके रचनाएं जो हैं उनके सामने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी। इससे पहले हमने बात किया था कि 1913 में जो हमारा सेशन था उसमें हमने देखा था कि 1913 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो ये आपको हमने पिछले ही क्लास में, सेशन में हमने इसको देखा था। उसके अलावा और जो अन्य उनके रचनाएं हैं, गोरा, ठीक है, उसके बाद घेरे बेरे, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे सामने अगला सवाल, आपके सामने अगला सवाल कौन सा आता है, आपको आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो कमेंट करेंगे आंसर आप। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि किस लेखक ने 2025 में मदर मैरी कम्स टू मी नामक संस्मरण जारी किया, जो अपनी दिवंगत मां के साथ संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए 2025 की घटना है, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से जो तत्काल में, एक तो एक करंट का भी हमारा टॉपिक हो गया और रचनाएं हैं, तो यहां से आपके सवाल उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विच ऑथर रिलीज द मेमोरी मदर मैरी कम्स टू मी इन 2025 में हुआ, रिफ्लेक्टिंग ऑन हर रिलेशनशिप विथ हर लेट मदर। उनकी माता जी दिवंगत हो गए, उनके साथ संबंधों को दर्शाता है ये। तो आपके सामने क्या ऑप्शन है? अरुंधति राय, झुंपा लाहिड़ी जी, किरण देसाई, अनीता देसाई। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आपको ये इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। क्या होता है इसका आंसर? अरुंधति राय जी, अरुंधति राय। और उसके बाद से देखिए अरुंधति राय, उनकी अन्य रचनाएं हैं, वो क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इनके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला। कब? 1997 में। 1997 में इन्हें बुकर प्राइज मिला। और किसके लिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद से द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस को भी इन्हीं ने लिखा। ठीक है, ये जितने आप इसको, आपको घबराने की बात नहीं, आप घबराइएगा नहीं, इसकी एक प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें सारे नाम एक जगह इकट्ठा लिखे होंगे। ठीक है, अभी हम यहां पे पढ़ेंगे, फिर जब आप उसको रिवाइज करेंगे, पीडीएफ को दोबारा देखेंगे एक सरसरी निगाह से, तो आपको समझ में आएगा और आपको फैक्ट्स जो पता रहेंगे। और देखिए जो हमारे अदर ऑप्शन थे, झुंपा लाहिड़ी, ठीक है, झुंपा लाहिड़ी जी, उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। कब? 2000 में। और किस रचना के लिए मिला था? किस रचना के लिए मिला था? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। और उसके बाद से जो उनकी अन्य रचनाएं हैं, द नेम शेक, द नेम शेक। ठीक है, ये रचनाएं, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं कि एक ही नाम देके पूछेगा, अन्य नाम के उनकी अदर रचनाएं हैं उनको लेके पूछ सकता है, कोई भी रचनाएं पूछ सकता है आपको लेके। आपसे एग्जामिनर, ये जरूरी नहीं कि जो यहां पे आप पढ़ के जाएं वही आपसे पूछे, कोई भी रचना उनका दे देगा और लेखक का नाम पूछ सकता है। ठीक है, उसका देखिए किरण देसाई जी हैं, उनको, उनकी रचनाएं क्या है? उन्हें कोई पुरस्कार मिला है, ये आपके सामने है। इन्हें भी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, डॉटर ऑफ अनीता देसाई है, ये अनीता देसाई की बेटी है, और इन्हें द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज इन्हें मिला। कब? 2006 में।
ये अनीता देसाई की पुत्री हैं और इन्हें 2006 में बुकर्स प्राइज मिला। और किस रचना के लिए? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। उसके बाद अनीता देसाई, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और उनकी जो अन्य रचनाएं हैं, उनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? फायर ऑन द माउंटेन, उसके अलावा बुकर शॉर्टलिस्ट मल्टीपल टाइम्स, मतलब इनको बुकर प्राइज के लिए कई बार शॉर्टलिस्ट भी किया था। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड से ये नवाजित हैं। ठीक है, ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपके सामने अगला सवाल है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ये सवाल आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे सवाल यहां पे हैं उन्हीं से आएगा नाम, नहीं, हमारे जो डिस्कशन वाला पार्ट है वहां से भी उनकी रचनाओं से नाम उठ के आ सकता है। ठीक है, आपके सामने अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश राइटर की बात हो रही है, वो भी इंडियन, क्रिएट द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। देखिए मालगुडी यहां पे लिखा है, मालगुडी, ये आपको कीवर्ड्स है। अगर आपको कहीं दिखता है मालगुडी किससे रिलेटेड है, अगर आपको ये पता लग जाए, फिर आपको अगर आपसे सवाल पूछता है एग्जामिनर कैसे भी करके, किसी भी फॉर्म में रिफ्रेम करके, तो आप इजीली उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। उनके जो ऑथर हैं, रचयिता हैं, उनका नाम, लेखक का नाम। तो ऑप्शन में हमारे क्या है? राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण और खुशवंत सिंह। तो आपको पता है? कमेंट करिए जरा, देखते हैं कि कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। देखिए आपके सामने जो उत्तर है वो क्या है, क्या आपका सही था, ये जरूर बताइए। मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय आर.के. नारायण जी, इंग्लिश राइटर, इंडियन इंग्लिश राइटर। अभी हमारे सवाल में ही ये समाहित था, ये आपके सामने जो फैक्ट्स था वो सवाल में ही था। यह मालगुडी द गाइड और स्वामी एंड फ्रेंड्स में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो आर.के. नारायण जी के अन्य कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन जो हमारा कीवर्ड्स हो गया मालगुडी, या फिर आप उच्चारण करेंगे मालगुडी इंग्लिश में, ठीक है, तो वो उससे आपको समझ में आएगा कि आर.के. नारायण जी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आर.के. नारायण, वन ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उनके साथ में कौन कौन से थे? हमारे ऑप्शन में तो था ही उनका नाम, अभी हमने देखा ना, देखिए उनका नाम राजा राव, ठीक है, मुल्कराज आनंद जी। ये बोलते हैं ना ट्रिनिटी, मतलब त्रिमूर्ति। इससे पहले भी हमने देखा था अपने जो साहित्य म्यूजिक का, संगीत का जो था सेशन, उसमें हमने देखा था बहुत सारे ऐसे त्रिमूर्ति देखे थे। उसके बाद से कई बार हम इंस्ट्रूमेंट जब एक साथ इस्तेमाल करते हैं, सरोद, वीणा, इस तरीके से उनके साथ, तो उसको भी हमने देखा था। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है, अटेंड नहीं किया है, तो आप जाके इस सेशन को प्लेलिस्ट से देखिए, आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इसके बाद से साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में मिला किसके लिए? द गाइड के लिए, द गाइड के लिए। देखिए ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ना, द गाइड किसकी रचना है, इस तरीके से। उसका देखिए राजा राव हैं, ये भी हमने देखा कि त्रिमूर्ति बोला जाता है राजा राव जी को, मुल्कराज आनंद जी को। उसके बाद से आर.के. नारायण, इन तीनों को इकट्ठा त्रिमूर्ति बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। उसके बाद से देखिए आइए देखते हैं रचनाएं क्या है। राजा राव जी की जो कंथपुरा के लिए प्रसिद्ध गांधीवादी आंदोलन पर आधारित है, इन्हें कंथपुरा के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें फिलोसॉफिकल जो गांधी विचारधारा पे आधारित मूवमेंट है, ठीक है, जो हमारे देश को आजाद कराने में जो गांधी जी की विचारधारा है, उनके आंदोलन है, उस पे आधारित, उस फिलोसफी पे आधारित है इनका ये द कांतपुरा। ठीक है, मुल्कराज आनंद जी नोन फॉर अनटचेबल कूली, मतलब उनकी रचनाएं हैं क्या? अनटचेबल कूली, इस तरीके की मुल्कराज आनंद जी की ये रचनाएं, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और खुशवंत सिंह जो हमारे आखिरी ऑप्शन था, उनके कौन सी रचनाएं हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान, हिस्टोरियन एंड जर्नलिस्ट, ये इतिहासकार भी हैं और पत्रिका से भी रिलेटेड हैं, और इनका जो रचयिता है, रचनाएं हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो हम
हमारा जो सवाल है उसमें हम डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ में जो उनकी अन्य रचनाएं हैं जो अदर ऑप्शन में हैं उनके साथ भी हम डिस्कस करेंगे, तो एक साथ हमारे 4-5 सवाल एक साथ डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इसके बाद आपका एक भी सवाल ऑथर का नहीं गलत होगा, ठीक है। हमारा आज का चौथा सवाल है आपके सामने, देखिए, विच ऑथर रिलीज द हिमालय इन अ स्मॉल हाउस इन 2025 क्रॉनिकलाइंग लाइफ इन अ हिमालयन विलेज। आपसे पूछा जा रहा है किस लेखक ने 2025 में द हिमालय इन अ स्मॉल हाउस जारी की, जिसमें हिमालयी मतलब हिमालय के बारे में के गांव, जो हिमालय के गांव होते हैं उनकी जीवन शैली कैसी है, वहां का जीवन कैसे, लोग उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको झेलना पड़ता है, मतलब कि क्या कठिनाइयां होती हैं, ये सब उनको फेस करना पड़ता है, उसके बारे में उस रचना में उनके इस बुक में द हिमालयन इन ए स्मॉल हाउस इसमें डिस्कस किया गया। इनके रचयिता कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, 2025 में की बात है, आपका करंट अफेयर है, लेटेस्ट करंट अफेयर, आपके एग्जाम में कहीं देख सकता है ना, दिख सकता है, जरूर देख सकता है, ठीक है। तो हमारे आप सामने जो ऑप्शन है, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, अनुराधा रॉय और नमिता गोखले, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं आता है तो हम बता रहे हैं, यहाँ पे गेस तो करिए, ठीक है। आपका देखते हैं कि गेस सही होता है कि गलत होता है, ठीक है। क्या है आंसर? अनुराधा रॉय जी, ठीक है, अनुराधा रॉय, अनुराधा रॉय, अनुराधा रॉय इनकी रचयिता है। और उसके बाद से देखिए जो उनके अन्य रचनाएं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे वही बात है कि सारी रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो हमें पता रहेंगी, तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। तो उनके अन्य रचनाएं हैं एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग, द फोल्डेड अर्थ, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लीव। ये सारी रचनाएं हैं उनकी प्रमुख कृतियां, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है अभी, तो ऐसा नहीं कि तुरंत याद हो जाएगा आपको, नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल बात है ना। अभी हम पढ़ेंगे दोबारा, जब इसको हम सरसरी निगाह से आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें ही याद होंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, है ना सोनू भाई। घबराना नहीं है आप लोगों को। सोनू भाई आपके पास भी जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपको आता है तो आप थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है, देखते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। और देखिए हमारे जो अदर ऑप्शन थे, अमिताभ घोष, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, हमने देखा था ना कि कल हम जो हमारा इससे पिछला सेशन था उसमें हमने देखा था ज्ञानपीठ अवार्ड उस किसके द्वारा दिया जाता है। पहली बार 1965 में दिया गया था, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ये हमने सारे फैक्ट्स देखे थे। और उसके बाद अमिताभ घोष जी के ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उन्हें 2018 में, और किसके लिए? द शैडो लाइन, जो उनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, द शैडो लाइन, सी ऑफ पॉपीज, उसके अलावा द ग्रेट डिरेंजमेंट, ये रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद से रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के हमारे जो एग्जामिनर है उनका फेवरेट लेखक है रस्किन बॉन्ड, उनसे जुड़े हुए अक्सर आप देखेंगे कि सवाल आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड फेमस फॉर हिमालयन सेटिंग स्टोरीज, मतलब कि हिमालय से जुड़ी हुई जो भी रचनाएं हैं, इनका मतलब कि हिमालय से जुड़ी जो भी रचनाएं हैं ना, उनमें क्योंकि ये हिमालय के वादियों में रहे, वहां पले बढ़े, और उनके बारे में उनसे अच्छा कौन जान सकता है। तो आपको अगर थोड़ा सा एक ट्रिक आप ऐसे रख सकते हैं, मतलब कि दिमाग में रख सकते हैं कि हिमालय से जुड़ी हुई अगर रचनाएं, तो हो सकता है कि रस्किन बॉन्ड की रचनाएं हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रस्किन बॉन्ड हिमालय पृष्ठभूमि की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। पद्मश्री भी मिला उन्हें 1999 में, पद्म भूषण मिला कब? 2014 में, ठीक है। और नमिता गोखले जी हैं, राइटर हैं, अभी तो हमने देखा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को डायरेक्टर हैं, और उनके वर्क क्या हैं? कृतियां हैं पारो, उसके बाद थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये इनकी कृतियां हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे आपके सामने अगला जो सवाल है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास लिखा जो ऐतिहासिक घटनाओं
और जादुई यथार्थवाद के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ऐतिहासिक घटनाओं और जादुई यथार्थवाद के लिए मिश्रण प्रसिद्ध है। द मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा, किसकी रचना है, यह पूछा जा रहा है आपसे। आपके सामने ऑप्शन है रोहिंटन मिस्त्री जी, विक्रम सेठ, अरुंधति राय और सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी पता है? देखते हैं क्या है था इसका आंसर। क्या आपको पता है क्या? मिडनाइट चिल्ड्रन कब लिखा, इसकी रचना कब हुई थी? 1981 में। 1981 में किसके द्वारा? सलमान रुश्दी। किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा। फिर उसके बाद से बुकर प्राइज 1981 में ही नहीं मिला, ठीक है। और इसका थीम क्या था? वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभार क्या पता पूछ ले, तो अगर पता है तो आपका सवाल वो गलत नहीं होगा ना। अगर वही बात हुई कि अगर एक स्टेप थोड़ा सा आगे सोच के उसके बारे में हम प्रिपेयर करें एग्जाम के बारे में, तो हमारा सवाल गलत नहीं हो सकता। तो उसमें क्या थीम था, विषय क्या था? थीम मतलब विषय, मैजिकल रियलिज्म, ठीक है। मतलब कि जादुई यथार्थवाद उसका थीम था। हमारे सवाल में ये लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो सवाल में लिख के आपसे पूछते एग्जामिनर, ठीक है। और इंडिया इंडिपेंडेंस 1947, उसके बाद से मुख्य पात्र इसमें कौन थे? सलीम सिन्हाई का जन्म आधी रात को, ये है। उसके बाद से देखिए रोहिंटन मिस्त्री जी, ठीक है, उन्होंने एक फाइन बैलेंस, उसमें सोशल रियलिज्म और इमरजेंसी पीरियड के बारे में चर्चा है, उनकी रचयिता। फिर विक्रम सेठ अ सुटेबल बॉय, उनकी रचना कौन सी है? अ सुटेबल बॉय, ठीक है। उसके बाद से अरुंधति राय, अभी हमने देखा द बुकर प्राइज, हमने देखा इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा कि द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया है, और उसमें उनको बुकर प्राइज भी मिला 1997 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चर्चाएं आगे बढ़ रही, काफी इंटरेस्टिंग है। और भी महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए जो है ना, वो आपके सामने आते रहेंगे इस सेशन में। जो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बंगाली राइटर कंपोज द फेमस नॉवेल आनंद मठ। अभी हमने डिस्कस किया, देखिए ये तो पता होगा आपको, अब इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है क्या? चलिए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, काजी नजरुल इस्लाम जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। सही कर दिया होगा आपने। हाँ, आनंद मठ 1882 में, कि 1882 अभी हमने देखा था इससे पहले कि हमने बताया आपसे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। और सन्यासी रिबेलियन हुआ था कब? 18वीं शताब्दी में, उसके पे आधारित है ये, ठीक है। ये आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से कि सन्यासी रिबेलियन, जो सन्यासी विद्रोह है, उस पे आधारित जो आनंद मठ है, उसके रचयिता कौन है? या फिर आपसे पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह पे रचयिता का क्या नाम है, उस पे बेस पे जो उसका नाम है आनंद मठ। कब लिखा गया था? 1882 में। उसके बाद वंदे मातरम, अभी हमने देखा इससे पहले कि वंदे मातरम वहीं से लिया गया है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग है इंडिया का वंदे मातरम, ये भी हमें पता है। बंकिम चंद्र पायनियर ऑफ मॉडर्न बंगाली नॉवेल, ऑल्सो उन्होंने, उनकी अदर रचनाएं क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी रचनाएं? दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला भी उन्होंने लिखी है, ठीक है। अब देखते हैं शरद चंद्र जी, उन्होंने क्या लिखा? उनकी रचना क्या है? देवदास परिणीता, ठीक है, इस तरीके से। और टैगोर जी को हमने अभी देखा, गीतांजलि 1913 में उनको मिला था पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। काजी नजरुल जी, विद्रोही कवि, रचना विद्रोही। देखिए इनकी रचनाएं ही का नाम है विद्रोही, इसीलिए आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि विद्रोही कवि का अगर कहीं नाम आता है तो वो कौन है? काजी नजरुल जी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है, विशुद्धि मग्ग एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है? उस ग्रंथ का क्या नाम है? विशुद्धि मग्ग, ठीक है, विशुद्धि मग्ग। हम अपने जो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास जब हम देखेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे,
तो बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ये सारे जो फैक्ट्स हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, उस मतलब कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इस तरीके से जो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो उसमें मतलब कि डेवलपमेंट है, वहां हम काफी बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। सारे फैक्ट्स उस वहां पे एक तरीके से रिवाइज हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसमें जो आपका 7वां सवाल है उसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। नागार्जुन, आर्यदेव, बुद्ध घोष और वसुबंधु। आपको पता है क्या इसका आंसर? सोनू भाई, आपको पता है? चलिए देखते हैं। जो विशुद्ध मग का अर्थ, पहले तो मग का अर्थ क्या है? शुद्धि का मार्ग। बुद्ध जी के जीवन के बारे में मतलब शुद्धि का मार्ग, और इसे कब लिखा गया था? 5वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, 5 सेंचुरी सीई, 5 सीई। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है बीसीई और सीई में, ये नहीं है, ये हमारा सही है। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? बुद्ध घोष जी के द्वारा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, बुद्ध घोष जी। ठीक है, उसके बाद से हमें जो भी उसमें बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में जो भी क्लासिफिकेशन है, जो भी उसमें उसके क्लासिफिकेशन है, उसमें हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा, ताकि आपके मन में जो भाव है उसको आप थाम के रखिए। ठीक है, तो दिस इज मतलब कि यहां पे यह थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, थेरवाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें शील, समाधि और प्रज्ञा का विस्तृत रूप से चर्चा है, वर्णन है। देखिए यहां पे आपको मोरालिटी, ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। आपको पता ही है कि भगवान बुद्ध को मेडिटेशन के द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे वहां पे। फिर उसके बाद से देखिए बुद्ध घोष, वो भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, महान बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, और उनकी रचनाएं जो हैं पाली भाषा में त्रिपिटक और टीकाएं, मतलब कि जो रचनाएं लिखी जाती हैं उनको इस नाम से जाना जाता है बुद्धिज्म में। ठीक है, और नागार्जुन, फाउंडर ऑफ मध्यमक स्कूल, मतलब कि मध्यमक संप्रदाय जो है उसके फाउंडर है, संस्थापक हैं। कौन? नागार्जुन। ये आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से शून्यवाद के लिए प्रसिद्ध है नागार्जुन। शून्यवाद से अगर आपका नाम आपके सामने आता है तो आप किसको रिलेट करेंगे? नागार्जुन को। फिर उसके बाद से देखिए आर्यदेव जी के बारे में बातें हैं, तो आर्यदेव डिसाइपल ऑफ नागार्जुन, जो आर्यदेव हैं वो नागार्जुन के शिष्य रहे हैं, और उनकी रचना कौन है? चतुशतक। उनकी रचना क्या है? चतुशतक। ठीक है, उसके बाद से देखिए वसुबंधु, हमारा जो आखिरी ऑप्शन था उसमें जो ऑप्शन था हमारा वसुबंधु, एसोसिएटेड विथ योगाचार्य स्कूल, मतलब योगाचार्य संप्रदाय से संबंधित है। उनकी रचना अभिधर्म कोश किसकी रचना है? वसुबंधु जी की। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है उसको अगर हम कवर करते चलेंगे तो हमारे साथ एक क्वेश्चन के साथ में 4 सवाल से एक ही सवाल के साथ में कवर हो रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली कवि उटलबंसी, ये आपका कीवर्ड है, उलटवंशी, उलटबांसी, ये आपको ध्यान रखना है, शैली के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध था, जो विरोधाभास और पहेली नुमा अभिव्यक्ति से युक्त होती है। उलटबांसी मतलब वही है ना कि एक जो सीधा रास्ता है उसके उलट जो है उसी को तो उलट बोलेंगे, उसके अपोजिट में। तो इसीलिए यहां पे बोला गया है कि जो विरोधाभास और पहेली नुमा बोलते हैं ना मतलब कि जब कई बार आपके सामने ऐसा पहेली भी आता होगा कि उसका जो आदमी कहना चाहता है उसके विपरीत कुछ कहेगा, और उसके माध्यम से वो अपना भाव है वो उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो पहेली नुमा अभिव्यक्ति के लिए युक्त होता है। हमारे सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबीर, अज्ञे जी, उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामधारी सिंह दिनकर। उलट पंथी, उलट बासी, ये आपका कीवर्ड है।
ठीक है, आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। पता चला आपको कबीर जी, उनकी 1440 से 1518 तक का उनका पीरियड रहा, और 15वीं सदी के भक्ति संत, ये आपका ध्यान रखना है, जो निर्गुण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक निर्गुण मतलब कि जो हमारे ईश्वर है उनका कोई रूप नहीं है, सगुण उनका रूप है। इस तरीके से छोटे से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई उनका मतलब कि मूर्ति, जैसे मान लीजिए कि भगवान है, कोई आपके भगवान जो भी हैं, जिसको भी आप पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये सगुण निगुण में डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, आपकी भावनाएं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं मैं। अगर उनकी कोई संरचना है तो वो सगुण, अगर आप किसी फॉर्म में नहीं है और आप ऐसे ही पूजा कर रहे हैं तो वो निर्गुण, ये कहना है इसके सामने इनके द्वारा। ठीक है, उलट बंसी स्टाइल, अभी हमने देखा कि विरोधाभासी, प्रतीकात्मक और रहस्यमय अभिव्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक संदेश दिए हैं। उनके और क्या रचनाएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए क्या है रचनाएं। दोहे, सखी शबद, बीजक, कबीर ग्रंथावली में संकलित, गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। उन गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और सोशल मैसेज क्या देते हैं थोड़ा बहुत ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, रिचुअल्स और आइडियल वर्शिप, प्रोमोट इक्वालिटी एंड यूनिटी, समानता और एकता का संदेश, इसकी बात करते थे। ठीक है, प्रैक्टिकल की बात करते थे। और जो दूसरे हमारे ऑप्शन थे उनके बारे में देखते हैं कि अज्ञेय जी हैं आधुनिक हिंदी कवि। ठीक है, उनकी कृति क्या है, शेखर एक जीवनी। जो दूसरा ऑप्शन था, इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, वो राष्ट्रवादी कवि थे और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद से रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इनके कृतियां, इनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलो दिमाग में अपने जगह बनाए हुए हैं। ठीक है, राष्ट्र कवि का दर्जा, राष्ट्र कवि बोला जाता है इन्हें, रामधारी सिंह दिनकर जी को। और इनकी कृतियां रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र। रश्मि रथी, इसको आपको मौका मिले, आपके पास टाइम हो, आप निकाल के एक बार जरूर इसको मतलब कि पढ़िएगा, या मतलब कि चर्चा देखिएगा, कहीं से भी आपको मिले रश्मि रथी के बारे में पढ़ने को, आप जरूर समय निकाल के मेरे कहने पे आप एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, निसीम एजेकियल, जो भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं, उनकी पहली काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है। इस तरीके से भी आपके सामने सवाल फ्रेम किया जा सकता है। एग्जामिनर, देखिए क्या होता है कि इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करते एग्जाम के लिए, उस फॉर्म के लिए, लाखों लोग, लाखों बच्चे हैं, 10 लाख, मतलब इससे भी ज्यादा गिनती होती है। उनमें से मतलब कि कितने लोगों को पता होगा, अगर आप मतलब कि यहाँ पे डिस्कशन से पहले आपको पता है तो मतलब कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और इसके बाद आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो ठीक है, तो आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे सामने जो ऑप्शन है, आत्मा की गूंज, इको ऑफ सोल, उसके बाद अधूरी कविता, द अनफिनिश्ड वर्ड्स, अ टाइम ऑफ चेंज, परिवर्तन का समय, और छाया और सपने। क्या टाइटल है इसके बारे में पूछा गया है, आइए देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। और टाइम ऑफ चेंज, फर्स्ट पोएट्री, अभी सवाल में था हमारे, पहली काव्य संग्रह है, यह आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता की शुरुआत माना जाता है। जो आधुनिक भारतीय कविता है अंग्रेजी माध्यम का, इसके द्वारा एक माना जाता है कि शुरुआत हुई, क्योंकि पहला संग्रह है, काव्य संग्रह। ठीक है, उसके बाद से देखिए, जो नसीम एजेकी, नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, निसीम एजेकियल आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता के एक जनक कहे जाते हैं। ठीक है, फेमस पोएम उनके अभी हमने देखा। और उसके अलावा नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, उसके बाद अवार्ड इनको मिला, देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1988 में पद्मश्री से इन्हें नवाजित किया गया, इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया।
तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो अवार्डी होते हैं, मतलब कि जिनको अवार्ड मिला रहता है, वो हमारे एग्जाम के लिए बेहद ही खास महत्वपूर्ण है। तो उनसे रिलेटेड जो भी रचनाएं हैं वो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो उनको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो सारे आपके इस सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है? क्या नाम है? एस जयशंकर जी, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, या फिर डॉक्टर ए के चौहान, के एस चौहान, या डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित? ये भी तो सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, मोदी जी से रिलेटेड सवाल है। पता है आपको? कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि किनको किनको पता है। आइए देखते हैं क्या आपका आंसर सही होता है। पावर विद इन, अभी हमने देखा द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी, उनको बालू इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए उनके पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं, लीडरशिप ट्रेनर एंड एक लेखक हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपर्ट, उनके बारे में बताया गया है कि वो विकास विशेषज्ञ हैं, सार्वजनिक नीति विश्लेषक, मतलब कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है उनके एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। उसके बाद से लीडरशिप और लेखक, लीडरशिप एक्सपर्ट और लेखक हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि उनकी भी रचनाएं हैं। तो उनका क्या रचना है? द इंडिया वे, द इंडिया वे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है द बुक गीता रहस्य, ए फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवत गीता। जो भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या है, क्या कौन सी किताब? गीता रहस्य, निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखी गई है? किस नेता द्वारा लिखी गई है? आपके सामने ऑप्शन है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। मतलब इस ऑप्शन में क्या सही है? आपको पता है तो कमेंट करिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा कि कौन लिखा है इसको? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और जब वो मांडले के जेल में थे उस समय इन्होंने उसकी रचना की 1910 में। ठीक है, उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य तिलक। और एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। देखिए यहां पे हिस्ट्री का भी पार्ट है, ये हम चर्चा करेंगे, आपको पता भी होगा। ठीक है, उसके बाद स्वराज, हमने देखा ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका मतलब कि कोट है? इन्हीं का कोट है, बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, उसके बाद से जो अरविंद घोष आध्यात्मिक दार्शनिक हैं और उनकी कृति मतलब रचना क्या है? द लाइफ डिवाइन, उनकी रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और महात्मा गांधी, इनके बारे में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किताब तो सभी को पढ़ना चाहिए, समय निकाल के पढ़ना चाहिए। अभी हमने बोला रश्मि रथी, उसके बाद से मैं बोल रहा हूं कि महात्मा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आप जरूर पढ़िएगा। इससे आपको गांधी जी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास में वो तो है ही, और भी अच्छे से, और उसके बाद से उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। और इन्होंने भी गीता को इंटरप्रेट, मतलब कि गीता की व्याख्या की है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये तो गुरु रहे हैं, उदारवादी नेता, और गांधी जी के गुरु हैं, ये गुरु रहे। इन्होंने ही गांधी जी को भारत के बारे में, यहाँ की जो भी मतलब कि वहां उस समय एक तरीके से पॉलिटिकल गुरु बोल सकते हैं आप। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी? ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने सुब्रमण्यम स्वामी, सबको पता है इनके बारे में, अभिजीत बनर्जी, रघुराम राजन और शक्तिकांत दास। ठीक है, क्या उत्तर होगा आपको पता है? कमेंट करिए, देखिए आपका उत्तर सही होता है कि गलत होता है। चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी अभिजीत बनर्जी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कि उनके साथ में देखिए उनके साथ में कौन है उनके रचना के दौरान, उनका भी अगर उनका कंट्रीब्यूशन है तो उनके भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो
एस्टर डुफ्लो के साथ में इन्होंने इसकी रचना की। ये भी आपके सामने एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अभिजीत बनर्जी, आपको पता ही होगा, नोबेल प्राइज मिला था नई नई इकोनॉमिक्स में, कब मिला था? 2019 में, ठीक है। और इन्हीं के साथ मिला था, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रीमर के साथ में, फॉर एक्सपेरिमेंट। उनको किसके लिए मिला था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसके लिए मिला था? गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए मिला था, ठीक है। और उसके बाद से देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी, इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिशियन है, भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, इकोनॉमिस्ट भी है। उसके बाद से उनकी जो बुक है रिसेट, ये आपको ध्यान रखना है, आपको हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। द रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी, ठीक है। रघुराम राजन, ये तो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हमारे, ठीक है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। बुक आई डू व्हाट आई डू, फॉल्ट लाइन, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए यहां पे थोड़ा सा ये सेशन लंबा होगा, लेकिन इसके बाद में आपकी एक भी जो बुक है ना ऑथर और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। यहां पे आपका जितने भी हैं सारे कवर होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छे से ध्यान रख के इसको देखिए, ठीक है, आपका सारा कवर हो जाएगा। तो हमारे सामने अगला है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रायन सी, किस काल में लिखा गया? यह आपसे पूछा जा सकता है। 5th सेंचुरी एडी, देखिए ये भी आपको ध्यान रखना होता है, एडी बीसी और एडी, कहीं आप कंफ्यूज होके कुछ अलग ना लगा दें, एडी के जगह बीसी लगा दें, बीसी के जगह पे एडी लगा दें। तो 5th सेंचुरी एडी, 3rd सेंचुरी एडी, 2nd सेंचुरी बीसी और 1st सेंचुरी एडी कब लिखा गया, ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया, ये सभी हम इसके एक्सप्लेनेशन में चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा कि 1st सेंचुरी एडी में, देखिए एडी आपको ध्यान रखना है, 1st सेंचुरी एडी में लिखा गया इसको, ठीक है। और ग्रीक स्पीकिंग इजिप्टियन मर्चेंट, मतलब कि एक यूनानी भाषी मिस्र का व्यापारी, उसने लिखा, इसकी रचना की। और मेरी वही है ना कि 1st सेंचुरी एडी में जो मतलब कि वहां पे जो मिस्र के साथ में जो ट्रेड होता था, ट्रेड रूट, कौन सा ट्रेड रूट? मैरीटाइम, मतलब कि समुद्री मार्ग का वर्णन किया उसने। जो उस व्यापारी का जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उसको इसमें उसने समाहित किए हुए हैं। उसके बाद से इसमें देखिए भारतीय पोर्ट को, भारतीय बंदरगाह भरूच, मुजीरिस और अरिकामेडू को भी मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद से उसने इस रचना के माध्यम से भारत और रोम के बीच में जो क्या ट्रेड व्यापार के रिश्ते हैं, किस लेवल के रिश्ते हैं, उसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। पुस्तक किसने लिखी है, यह आपसे पूछा जा सकता है। किनके ऊपर है ये तो हम अभी देखेंगे, लेकिन किसने लिखी है, किसकी रचयिता है, ये देखते हैं। ऑप्शन है हमारे सामने, अरुण शौरी जी, मदन मोहन सती, पीएस रमन या गोपीचंद पी हिंदुजा जी। कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। देखिए गलत होता है होने दीजिए, गलत होगा तो अच्छी बात है। अगर हमारा सवाल, जैसे देखिए आप एग्जाम में मॉक लगा रहे हो या फिर एग्जाम में कोई सवाल गलत हो जाता है तो कितना नेक्स्ट टाइम वो गलत नहीं होता है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो वैसे ही अगर आप कमेंट करेंगे तो गलत होगा, फिर मैं बताऊंगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप घबराए नहीं करिए, ये मत सोचा करिए कि मेरा गलत होगा। तो ये इस जो बुक की रचना है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, किसके द्वारा लिखा गया है? मदन मोहन सती जी के द्वारा, मदन मोहन सती जी के द्वारा ये इनकी रचना है। और ये किसके ऊपर है? जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, अब तो पूर्व राज्यपाल हैं कोश्यारी जी, उनके ऊपर, भगत सिंह कोश्यारी जी के ऊपर लिखा गया है। और वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। और कब रिलीज हुआ ये बुक? 9 मार्च 2025 में, 2025 में ही रिलीज हुआ है, और गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट में, ठीक है, नई दिल्ली में है ये,
ठीक है, यहां से देखिए आपको ये इंफॉर्मेशन पता लगा कि जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट है वो कहां पे है, नई दिल्ली में। फिर अरुण शौरी जी एक जर्नलिस्ट हैं, ऑथर, वर्क, और उनका जो कृति है, उनकी रचना है, उनके वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, ये उनकी रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। हमारे सामने अगला सवाल है, हु राइटिंग अंडर द पेन नेम अंबई इज अ वेल नोन फेमिनिस्ट राइटर एंड ऑथर ऑफ द तमिल नॉवेल आधी मलाई। ठीक है, आधी मलाई की लेखिका कौन है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। उपनाम उनका अंबाई है। ठीक है, अक्का महादेवी, दया पवार, सीएस लक्ष्मी या नलापट बालमणि अम्मा जी, कौन है? आपको अगर पता है तो कमेंट करिए, देखते हैं ये कौन है। सीएस लक्ष्मी जी, सीएस लक्ष्मी जी, ये कीवर्ड्स है, अंबई, अंबई, ये कीवर्ड्स है, आपको ध्यान रखना है। इससे आपके एग्जाम में थोड़ा रिमाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, कीवर्ड्स का मतलब होता है कि आपको आसानी होगा इसको ध्यान रखना कि एग्जाम में। ठीक है, ये हमने देखा तमिल नारीवादी लेखिका है, फेमिनिस्ट। फिर उन्होंने आधी मलाई ये लिखा, उसमें इवनिंग माउंटेन, मतलब कि महिलाओं, इसमें लैंगिक मुद्दों पर केंद्रित है। अवार्ड उनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, कब मिला ये भी आपको ध्यान रखना है, 2021 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजित हुई। इनको दिया गया, किसके लिए, किसके लिए दिया गया? शिवप्पू कजुथुइन ओरू पचाई परवी। ये थोड़ा सा नाम आपको थोड़ा सा अपने तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिवप्पू कजुथुइन ओरू पचाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं हमारा जो अक्का महादेवी जी हैं। ठीक है, अक्का महादेवी जी मध्यकालीन कन्नड़ भक्ति कवियत्री थी। ठीक है, और दया पवार मराठी दली लेखक हैं, बलूता की। ठीक है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। उसके बाद से जो हमारे नलापट बालमणि अम्मा जी हैं, मलयालम कवित्री हैं, अम्मा कवित्री, उनको इस नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से मतलब कि अगर पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा अलग हट के पूछना चाहेगा तो भी आपको इनके माध्यम से याद रहेगा। कीवर्ड्स आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, हमारे सामने जो आज का सवाल नंबर 16 है, ये पूछा जा रहा है आपसे, हिरोमी कवाकामी का वह स्पेकुलेटिव फिक्शन उपन्यास जो 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ, क्या है? ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए। आपके सामने जो ऑप्शन है, अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड, द नाकानो थ्रिफ्ट शॉप, द 10 लव्स ऑफ निशिनो, स्ट्रेटेज वेदर इन टोक्यो, ये आपके सामने है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था वो कौन सा है और किसके द्वारा लिखा है? हिरोमी कावाकामी जी के द्वारा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अंडर द आई ऑफ बिग बर्ड, अंडर द आई ऑफ बिग बर्ड, अंडर द आई ऑफ बिग बर्ड हिरोमी कावाकामी का एक काल्पनिक फिक्शन अभी हमने देखा, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद से देखिए हिरोमी कावाकामी जापानीज ऑथर है। ठीक है, इसके बाद इनके जापानीज ऑथर ये जो यथार्थवाद को अति यथार्थवादी तत्वों के साथ मिश्रित करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, अदर उनके जो काम है, इस मतलब कि जो अदर रचनाएं हैं, ये है आपके सामने कि स्ट्रेंजेज वेदर इन टोक्यो, द नाकामी थ्रिफ्ट शॉप, द 10 लव्स ऑफ निशिनो। मतलब जो अदर ऑप्शन थे वो भी इन्हीं की रचनाएं, लेकिन पूछा गया आपसे कि जो शॉर्टलिस्ट हुआ था 2025 के लिए बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए इनकी रचना, उसमें कौन थी? तो कौन सी थी? द अंडर द आईज ऑफ बिग बर्ड। ठीक है, एक जापानीज ऑथर की बुक है, काफी महत्वपूर्ण है और उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, किसी को पता है क्या, किसी ने पढ़ा है उसको? चलिए मैं बताऊंगा आपको। ठीक है,
आज का अगला सवाल है, सरोजिनी नायडू की 1905 में प्रकाशित पहली कविता संग्रह, सरोजिनी नायडू जी की पहली कविता संग्रह के बारे में पूछा जा रहा है कि शीर्षक क्या था, शीर्षक क्या है। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग ऑफ डॉन, द कैप्टिव लेडी या उर्वशी, क्या था, पता है क्या? सोनू भाई आपको पता है क्या इसका आंसर? सरोजिनी नायडू जी का जो थीम है, उस प्रकाशित पहली कविता संग्रह, उनकी थीम क्या है? आइए देखते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये शीर्षक था 1905 में। ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सरोजिनी जी को नाइटिंगेल मतलब कि भारत की कोकिला कहा जाता है, इस नाम से भी आपको पता होगा। फिर उनके बारे में जो अदर इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है और स्वतंत्रता सेनानी भी है। कवित्री, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, तो जो स्पेशली हर एग्जाम में, एसएससी के भी एग्जाम में आ सकता है, रेलवे के भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल। उनके अदर जो कार्य हैं, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, द ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे सुदीप्ता सेन गुप्ता जी, अरुण शौरी, सौमित चटर्जी और पंकज मिश्रा। आइए देखते हैं, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर किसके द्वारा लिखा गया था? सुदीप्ता सेन गुप्ता जी के द्वारा। ठीक है, और सुदीप्ता सेन गुप्ता भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने अंटार्कटिका अभियान में शामिल की गई, पहली भारतीय महिला है। और वो एक, उसके साथ में वो भूवैज्ञानिक और पर्वतारोही भी रही हैं। अंटार्कटिका पे जो पोलर रीजन है, यहाँ पे आर्कटिक जो हमारा जो ये अर्थ है, आर्कटिक ये पोलर रीजन है, यहाँ पे रिसर्च वगैरह करते हैं भूवैज्ञानिक वहां जाके। तो वही बोला जा रहा है कि उसमें इन्होंने जो काम किया है उसके एक्सपीरियंस को शेयर किया इन्होंने इसके माध्यम से। पुस्तक का विषय क्या था? भूवैज्ञानिक कार्य, हिमालय व अंटार्कटिका अभियानों का अनुभव। मैंने बताया ना अभी कि जो इनका एक्सपीरियंस है अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उन्होंने अपना शेयर किया। उसके बाद में अरुण शौरी एक जर्नलिस्ट ऑथर हैं, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, ये हमने देखा था। सौमित चटर्जी अभिनेता और पंकज मिश्रा लेखक हैं। पंकज त्रिपाठी से आप नहीं कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 2025 के उपन्यास द ड्रीम काउंट के लेखक कौन है? कौन है लेखक? थोड़ा सा ज्यादा ब्लर हो जा रहा है यहां पे, है ना? अब सही है। 2025 के उपन्यास ड्रीम काउंट के लेखक कौन है? फिलिप पुलमैन, उसके बाद में चिमामांडा गोजी अदिची, ओशन वुओंग और या फिर डैन ब्राउन। कौन है इसका आंसर? कौन है इसके लेखक? आइए देखते हैं। ड्रीम काउंट 2025 किसके द्वारा लिखा गया? चिमामांडा नगोजी अदिची, और वो कहां से हैं? नाइजीरियन है, इसीलिए थोड़ा सा नाम टफ हो रहा है। थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाइजीरियन है इसीलिए थोड़ा नाम इनका अलग है। हाफ ऑफ द येलो सन और अमेरिकाना इनके अदर जो रचनाएं हैं ये हैं, उनके उसके लेखक हैं। उसके बाद फिलिप पुलमैन, इनका जो रचना है हिज डार्क मटेरियल सीरीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ओशन वुओंग उपन्यासकार हैं और थ्रिलर लेखक है कौन? डैन ब्राउन। अब अगले सवाल पे देखते हैं, जो सवाल नंबर आज का 20 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड, अभी हमने देखा था, द्वारा लिखी गई है, जिन्हें 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली? साहित्य अकादमी फेलोशिप। द ब्लू अम्ब्रेला, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स,
विंग्स ऑफ फायर। इसको तो आप पहले ही कैंसिल कर सकते हो, देखते ही आप कैंसिल कर देंगे। आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला फेमस नॉवेल बाय रस्किन बॉन्ड। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो भी हमने देखा। ये एक मतलब सरल लेखक शैली और पहाड़ी पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। 2024 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये हमारे सवाल में ही था। जो उनके अदर काम है मतलब की रचनाएं हैं, वो कौन सी रचनाएं हैं? द रूम ऑन रूफ, अदर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ए फ्लाइट ऑफ पिजन। देहरादून की वादियों में ये रहे, इसीलिए मतलब कि ये पहाड़ों के बीच में रहे, इनकी रचनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, उससे संबंधित है। और ये हमने देखा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी के द्वारा लिखा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये हमने देखा कि अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। किसके, किनकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रिबेल्स ऑफ 1857। 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इकबाल हुसैन, आरसी मजूमदार, अशोक मेहता या पूर्ण चंद्र जोशी। ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, शायद पता हो। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, फिर हम बताएंगे। अगर जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट करें अगर आपको लगता है कि क्या आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, तो जो हमारे इकबाल हुसैन, आरसी मजूमदार, अशोक मेहता, पूर्ण चंद्र जोशी, कौन आंसर हुए, इस किसके द्वारा लिखी गई है? आइए देखते हैं आपका उत्तर क्या है। द रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रिबेल ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? इकबाल हुसैन के द्वारा। जो 1857 की क्रांति है उस पे बेस्ड ये है, रचना है। और किसमें देखिए धार्मिक और वैचारिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया इस किताब के अंदर, इस रचना के अंतर्गत। और आरसी मजूमदार एक हिस्टोरियन है, मतलब इतिहासकार है। उनकी अगर ऑप्शन में अगर आता है, उनसे रिलेटेड सवाल आता है तो क्या आ सकता है? उनकी जो कृतियां हैं, कारपोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, उसके बाद सुवर्णा दवी पल, ये आपके सामने आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, और पूर्ण चंद्र जोशी, उन्होंने 1857 में रिबेलियन 1857 एक सिंपोशियम ये लिखा। रचनाएं थोड़ी सी भिन्न है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। अशोक मेहता उन्होंने क्या लिखा? ग्रेट रिवोल्ट। इसीलिए देखिए ऑप्शन भी आपके सामने ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो गलत हो जाएगा सवाल। तो ये आपको बार बार रिवाइज करना है उस पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, और ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। काव्य दर्श पुस्तक के लेखक कौन है? जो काव्य दर्श पुस्तक है उसके लेखक कौन है? दांडीन, जैमिनी या वादरायण और कुंदकुन। ठीक है, आपको पता है? आइए देखते हैं काव्य दर्श के। देखिए पहले तो ये संस्कृत का है, संस्कृत काव्य शास्त्र है। किनके द्वारा लिखा गया है? दांडी जी के द्वारा, दांडीन जी के द्वारा। ठीक है, और दांडीन कौन है? इनकी अन्य क्या रचनाएं हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी हमने देखा कि ये संस्कृत साहित्य, संस्कृत से के विद्वान हैं, प्राचीन संस्कृत के। इनकी जो अन्य कृतियां हैं, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, ये इनकी रचनाएं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि आप देखिए ये है हमारे सामने काव्य दर्श, इसके अलावा भी तो कृतियां हैं, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जैमिनी जी पूर्व मीमांसा सूत्र, पूर्व मीमांसा, जिन्हों संस्कृत के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी, ये उनसे सवाल आसानी से बन गया होगा और ये उनके द्वारा ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद तो ये देखिए बदरायन, ब्रह्मसूत्र के लेखक। ठीक है, उसके बाद से कुंद जैन आचार्य हैं, उनकी कृतियां हैं समय सार और उसके बाद प्रवचन सार, कुंद जी की। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इंदु प्रकाश में
न्यू लैंप ऑफ फॉर ओल्ड इंदु प्रकाश में किसकी कृति है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द न्यू लैंप ऑफ ओल्ड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल। देखिए सवाल आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी करंट से भी रिलेटेड जो हमारे सामने पुस्तकें थी, उनकी रचनाएं, उनके लेखक, और हिस्ट्री में जो हैं लेखक, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है और उनकी जो रचनाएं हैं, वहां से भी आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इंदु प्रकाश के में जो न्यू लैंप फॉर ओल्ड है, किसने प्रकाशित किया, ये आपके सामने है। ये पता है कि आपको, कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेखक की श्रृंखला थी, जिसे किसने लिखा था, अरविंद घोष जी ने लिखा। ठीक है, और वो उदारवादी राजनीति की आलोचना की गई इसके माध्यम से। किसकी उदारवादी, कांग्रेस की। अरविंद घोष जी, आपने सुना होगा नरम दल गरम दल। ठीक है, अरविंद घोष क्रांतिकारी व दार्शनिक थे। उनकी कृतियां एस्से ऑन द गीता, लाइफ डिवाइन, ये आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, यह भी हमने देखा। आर्कटिक होम इन द वेदास, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है ये पूछ के। उसके बाद लाला लाजपत राय, उनकी रचनाएं क्या हैं, उनकी अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय जी की कृतियां। ठीक है, साइमन कमीशन, लाठीचार्ज 1928, इस तरीके से थोड़ा बहुत ऐसे कोरिलेट करके अगर आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, आपको इजीली रिमाइंड होगा। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल जी की रचनाएं, उनकी क्या है, द सोल ऑफ इंडिया, ये। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। हु इज द ऑथर ऑफ अ गेम ऑफ टू हाफ, द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड, जैसे कई ऐसे मतलब लेखक होते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेखक होते हैं, वो लिखते हैं, तो उनसे भी हमारे एग्जाम में सवाल आता है। तो इसके रचयिता कौन है, सुनील छेत्री, ये तो हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आनंद पटेल, ऋषभ राय, और या फिर कृष्ण राव। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। हाँ सोनू भाई, पता है आपको इनके रचयिता कौन है। आइए देखते हैं इसके रचयिता कौन है, ऋषभ रॉय, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप का ये सवाल अगर आता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ऋषभ रॉय, ऋषभ पंत क्रिकेट से रिलेटेड, लेकिन ऋषभ राय की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, यह पुस्तक भारतीय क्लब फुटबॉल के स्वर्णिम, ये हमने देखा, उसके विकास को बताती है। उसके बाद से जो इससे रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड जो रचनाएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल पुस्तकें हैं नोवी कपाड़िया की द बेयर फुट ऑफ बूट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बोरिया मजूमदार जी, उनकी जो रचना है द गोल स्टोरी ऑफ इंडियन, ये आप ध्यान रखेंगे। आपके सामने सवाल है, द ग्रेट इंडियन नोवेल 1989 के लेखक कौन है। जैसे देखिए, जो बुक का नाम होता है इंग्लिश में, वही आपसे सवाल में आता है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा वो, मतलब कि जो शीर्षक होता है वही तो नाम देके पूछेगा आपसे एग्जामिनर। ठीक है, तो द ग्रेट इंडियन नोवेल 1989 के लेखक कौन है, किरण नागकर, शशि थरूर, विक्रम सेठ या अरुंधति राय। आपके सामने ऑप्शन है, उनमें जो ऑप्शन सही है वो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम हैं यहां पे आपको बताने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा सही है आंसर। कौन सा सही है आंसर, शशि थरूर। अभी देखा उन्होंने, आपने केरलम में उनकी मेहनत से कांग्रेस ने अच्छा सीट निकाला और वहां पे उनके से उनका जो गठबंधन, उनका सरकार बनेगा। एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर, और कितने ज्ञानी इंसान हैं। उनकी इंग्लिश इतनी तगड़ी है कि ऐसे ऐसे वर्ड इंग्लिश के कि मानो कहां से निकाला है उसको। ठीक है, एक इंडियन ऑथर, डिप्लोमेट हैं, पॉलिटिशियन भी है, ये हमें पता है। उनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं पुस्तकें, फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम,
द हिंदू वे, वाई आई एम अ हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है इससे रिलेटेड सवाल। ठीक है, किरण नागकर हैं, उनके क्या रचना है, कुकोल्ड। और विक्रम सेठ अ सुटेबल बॉय, ये हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अरुंधति राय, ये हमने देखा गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग, उनको बुकर प्राइज भी मिला इसके लिए। देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने कौन सा है। द पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट इन अमिताभ घोष द शैडो लाइन 2018 के लेखक कौन है। जैसे वर्णन, कोई लेखक है उस मतलब कि कोई रचना है, उसके अंदर कोई वर्णन है, उसके अलग लेखक हैं, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये तो 2018 से रिलेटेड है, एकदम करंट, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, निवेदिता निवी और अमिताभ घोष। आइए देखते हैं। निवेदिता निवी, निवेदिता निवी जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमिताभ घोष की रचना है, ऑथर ऑफ ओरिजिनल नोवेल। उसके बाद शैडो लाइन, सी ऑफ पॉपीज एंड द ग्लास पैलेस, ये हमने देखा। अरुंधति राय जी का हमने देखा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। सलमान रुश्दी का हमने देखा मिडनाइट चिल्ड्रन, उसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला था, ये भी हमने देखा था इससे पहले सवाल में। ठीक है, द मिडनाइट चिल्ड्रन, ये हमने देखा। उपन्यास के लेखक कौन है, इसको डिस्कस करें। ठीक है, खुशवंत सिंह, द ट्रेन टू पाकिस्तान पैट्रियोटिक बेस्ड नोवेल है। आई शैल नॉट हियर द नाइटेंगल, ये खुशवंत जी की मतलब की रचनाएं हैं। रस्किन बॉन्ड, ये हमने देखा। ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, इससे पहले ये जो सवाल था द मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको हमने देखा। आप कमेंट करके बताइए, ये हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले। द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चित्रा दिवाकरुणी, राजीव मल्होत्रा जी, अरुंधति रॉय या अरविंद अडिगा, किसके द्वारा लिखा गया है द व्हाइट टाइगर। ठीक है, आइए, द अरविंद अडिगा जी के द्वारा, अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर 2008 में इन्होंने लिखा और बुकर प्राइज मिला इनको इसके लिए 2008 में बुकर प्राइज। देखिए, जो ऑथर से रिलेटेड जो प्राइज होते हैं, उनमें अगर प्राइज विनिंग बुक्स होती हैं, उनके ऑथर होते हैं, वो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो। ठीक है, वो, और ये हमने अभी बताया कि जो पद्म अवार्डी होते हैं, उनसे भी रिलेटेड जो ऑथर हैं, उनसे रिलेटेड जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। तो जो आइए देखते हैं कि चित्रा दिवाकरुणी, भ्रम का महल इनकी रचना है। मसालों की मालकिन, ये भी इनकी रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजीव मल्होत्रा, ब्रेकिंग इंडिया, द बैटल फॉर संस्कृत। अरुंधति राय जी के बारे में अभी हमने देखा, कई बार देखा, द स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। उसके बाद में देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग, किसने लिखा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। राजीव मल्होत्रा, अमिताभ घोष, किरण देसाई या अलका जोशी, किसके द्वारा लिखा गया ये किताब। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा सही है। ऑप्शन की किरण देसाई, किरण देसाई जी के द्वारा। ठीक है, इन्हें 2006 में बुकर प्राइज भी मिला। अमिताभ घोष जी के द्वारा क्या लिखा गया है, द शैडो लाइन्स, ये हमने देखा। राजीव मल्होत्रा, ब्रेकिंग इंडिया, इंद्रजाल, ये भी हमने देखा। अलका जोशी जी के द्वारा क्या है, द हिना आर्टिस्ट और द सीक्रेट कीपर ऑफ जयपुर, ये भी हमने देखा। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा है। अगला सवाल है, वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। आज का 30वां सवाल, 30th सवाल है, 30th क्वेश्चन। संजय यादव, ईबी हैवल, अरविंद अडिगा और या फिर शशि थरूर। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, संजय यादव जी के द्वारा। इन्होंने जो वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ, जो भारत की स्वतंत्रता सेनानी, उसमें भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में जो महिलाओं का योगदान है, उनकी उनकी भागीदारी है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। उनकी
उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में उसको बहुत अच्छे से वहां पे डिस्कस किया है संजय यादव जी ने, द वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला सवाल है, रेज एंड वेज ऑफ इंडिया कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने जो ऑप्शन है काफी प्यारा सवाल है। बुक एंड ऑथर के सेक्शन में ये होता है कि अगर आपको आ रहा है वो सवाल, तो थोड़ा बहुत कई बार होता है कि हिस्ट्री के जो बुक्स होते हैं उनके ऑथर होते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए जो उनके वर्कर होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के हेड, उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो आप आसानी से उसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बुक एंड ऑथर में अगर कई बार क्या होता है ना कि ऐसा आ जाता है किताब का नाम कि सुने ही नहीं होते हैं, जितना पढ़े होंगे आप उसमें से नहीं आएगा। ठीक है, तो उस तरीके के सवाल से घबराना नहीं होता है, आप इजिली छोड़ सकते हैं। और अगर आखिरी में मतलब थोड़ा बहुत भी होता है ना, जैसे कि हम वो सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जुम्बाल लाहिड़ी जी, गायत्री सिन्हा जी, रोमिला थापर या फिर डीपी दुबे। तो क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन डी, डीपी दुबे जी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आपके सामने, द एंड ऑफ इमेजिनेशन कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? एंड ऑफ इमेजिनेशन कहानी की जो पुस्तक है उसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन में क्या है? प्रसन्न कुमार आचार्य, पेमा डोरजी, अरुंधति रॉय और शशि थरूर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, ए, बी, सी और डी। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना, चलिए ठीक है, यहां से ठीक है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पूर्व रॉ प्रमुख ने अ लाइफ इन शैडो अ मेमोयर मतलब आत्मकथा पुस्तक लिखी है? रॉ के पूर्व अधिकारी रहे, वो पूर्व प्रमुख रहे, हेड। रॉ आपको पता है हमारे देश की रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग जो हमारे सुरक्षा की गारंटी रखती है। अभी आपने देखा उनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। उनका कंट्रीब्यूशन हमें पता नहीं लगता है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत तरीके से अभी देखा आपने एक मतलब धुरंधर मूवी, उसमें किस तरीके से इनके कार्य को दर्शाया गया है एक मूवी के माध्यम से। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, तो पूछा गया कि कौन जो पूर्व रॉ के प्रमुख हैं जिन्होंने ये लाइफ इन द शैडो ए मेमोयर लिखा है, उनके रचयिता कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने ए एस दुलत, अरविंद दवे, विक्रम सूद या फिर अमरजीत सिंह दुलत। इन्होंने जो रॉ के पूर्व प्रमुख हैं, उन्होंने जो उसमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का जो एक्सपीरियंस है उनके पास में, अपने मतलब कि जॉब के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान उनके पास जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया उसके बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में चर्चा किया इस किताब के माध्यम से उन्होंने। तो कौन है आंसर? क्या होगा? ऑप्शन डी, अमरजीत सिंह दुलत जी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए आपका जो सवाल होगा ना वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड होगा, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है वहां से भी आ सकता है, और करंट से तो होता ही होता है। ठीक है, सारी चर्चाएं हम करेंगे, एक एक करके सारी चर्चाएं करेंगे। थोड़ा सा ये सेशन लंबा है, लेकिन पेशेंस बना के रखेंगे तो आपको आखिरी में लगेगा कि हाँ सर की क्लास फ्रूटफुल है, अच्छी है, इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कर्नाटक संगीत, देखिए कर्नाटक संगीत की बात हो रही है, कि भक्ति रूप को दर्शाती है? कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाती है। हमारे सामने ऑप्शन है ए देवरानामा, पांडवानी, आल्हा, हुरी। इन सभी के बारे में हमने डिटेल चर्चा की, क्वेश्चन के माध्यम से ही चर्चा की इसके पिछले सेशन में। जो हमारा सेशन है उसमें हमने देखा था कि हमारा पांडवानी कहाँ का है, इसमें ये हिंदुस्तानी म्यूजिक है, कार्नाटिक म्यूजिक है, उसके बाद से ये फोक म्यूजिक है या फिर क्लासिकल म्यूजिक है, ये सारी चर्चाएं की हमने। ठीक है, यहां का जो आंसर होगा, क्या लगता है आपको क्या होगा आंसर? आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवर नामा।
ऑप्शन ए आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इन सवालों की काफी ज्यादा है। हमारा अगला सवाल है आज का, निम्नलिखित में से सिग्निफिकेंस ऑफ विमानन एंड गोपुरम पुस्तक किसने लिखी है? आपके सामने जो ऑप्शन है, शशि थरूर, रोमिला थापर, निकेतन आनंद गौर और डॉक्टर वी गणपति स्थापति। ठीक है, देखिए पहले तो आपके दिमाग में आएगा, हम चर्चा करेंगे इसको, नो डाउट हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी कि सर विमानन गोपुरम ये क्या है। ये जो मंदिर में नागर उत्तर भारत में इसको फॉलो करते हैं, और दक्षिण भारत में किस मंदिर के किस कृति को फॉलो करते हैं, उसका नाम है द्रविड़ स्टाइल। ठीक है, तो ये जो विमानन और गोपुरम है, वो जो वास्तुकला है मंदिर की, मतलब कि मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे होता है दक्षिण भारत में द्रविडियन स्टाइल में, उसके बारे में उसका पार्ट है विमानन और गोपुरम। विमानन जैसे कि कोई मंदिर होता है ना, जैसे ये मंदिर है, ठीक है, यहां पे मेन डाइटी है, इस एरिया में मेन डाइटी है, इनके ऊपर एक तरीके का सीढ़ीनुमा एक यहां पे स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं विमानन। ये सीढ़ीनुमा होता है ऐसे करके, ठीक है। मेन डाइटी जो होते हैं उनके ऊपर जो होता है स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं विमानन, ठीक है। गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है। और जो गोपुरम होता है, जो मेन गेट होता है ना, जैसे एंट्री का जो मेन गेट होता है गोपुरम, उसको बोला जाता है, उसमें कलाकृतियां बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके सजाया जा रहता है, ठीक है। और उनकी जो ये हमने अभी देखा द्रविडियन स्टाइल, उसके बाद नगर स्टाइल, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जैसा अभी हमने देखा कि कर्नाटक म्यूजिक, उसके बाद में हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये हमने देखा उत्तर भारत दक्षिण भारत की विशेषताएं हैं। उसी तरीके से मंदिर की जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके में भी अलग अलग विशेषताएं हैं, उसको हम कवर करेंगे अपने हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। तो यहीं पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सिग्निफिकेंस ऑफ विमानन और गोपुरम पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर वी गणपति स्थापति, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से डॉलर बहु, ध्यान दीजिएगा डॉलर बहु कीवर्ड्स है, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आपको ध्यान जरूर रहेगा, मुझे पता है। कहानी पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है? ऑप्शन ए है अरविंद अदिगा, ईबी हेवेल, प्रसन्ना कुमार आचार्य, या फिर डॉक्टर सुधा मूर्ति जी। किसने लिखी है? डॉक्टर सुधा मूर्ति जी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने, आपके सामने अगला सवाल देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से द मिरेकल मेकर्स इंडिया क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट देख रहे हैं, आज का आईपीएल कैसा चल रहा है, धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है। अभी विराट कोहली का विकेट गिरा, कितना खतरनाक, मतलब कि उनका स्टंप ही उड़ गया विराट कोहली का। और राजस्थान रॉयल का वो प्लेयर, बाप रे, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, देख रहे हैं उनकी बल्लेबाजी, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, मतलब इस तरीके की तबातोड़ बल्लेबाजी, कोई मतलब कि डर ही नहीं है, निडर कोई भी बॉलर हो, वर्ल्ड क्लास बॉलर, पहले बॉल पे छक्का। आइए देखते हैं अपना हमारा सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से द मिरेकल मेकर इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने जो ऑप्शन है, हरिकेश कनिटकर, भरत सुंदर रासन, सुनील जोशी और शिव सुंदर दास, ठीक है। क्या है आंसर? पता है आपको? कमेंट करिए, बताते हैं हम ना यहाँ पे,
भरत, ऑप्शन बी भरत सुंदर सन। ठीक है, इसमें इन्होंने 2020 और 21 के बीच में 2020 और 21 के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला टेस्ट मैच हुआ था, टेस्ट श्रृंखला किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला हुई है उसमें जो हुआ था एक तरीके की लड़ाई, गजब का टेस्ट सीरीज था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है इस पुस्तक में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आई हैव द स्ट्रीट अ कटी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? महान बॉलर, भारत का महान बॉलर इसके रचयिता हैं। ठीक है, शायद आप गेस कर चुके होंगे, रविचंद्रन अश्विन, सचिन तेंदुलकर, मैंने बता दिया कि बॉलर, महान बॉलर। उसके बाद सौरव गांगुली, कुलदीप यादव। 2 बॉलर बचते हैं आपके सामने ऑप्शन में। तो अभी कुलदीप यादव खेल रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन अभी इनके रचयिता रविचंद्रन अश्विन को अभी मौका कम मिल रहा है, मतलब कि अब उनको रिटायर का मतलब कि रिटायरमेंट का टाइम हो गया है और उन्होंने ले भी लिया है कई जगह से। तो हमारा जो उत्तर है ऑप्शन ए रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, किसको किसको पता था ये इसका आंसर? कमेंट करके बताइए आप। हाँ सोनू भाई, आपको पता था क्या? आप क्रिकेट मैच बहुत देखते हैं, आप मुझे मैसेज करते हैं कि सर देखिए इनका इतना स्कोर हुआ, ये टीम जीत गई, मतलब क्रिकेट आप देखते हैं, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए क्रिकेट मैच है, देखना चाहिए, लेकिन एग्जाम का जब टाइम होता है, ऐसे समय आईपीएल होता है कि एग्जाम हुआ रहता है, तो आप हाईलाइट देख के काम चलाइए। लेकिन जब अगर आपके पास समय बचेगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच मतलब कि गेम है क्रिकेट। ठीक है, बहुत आप में कई लोग उसको खेलते होंगे और बहुत अच्छा उनका प्री गेम होगा उनका। ठीक है, निम्नलिखित में से नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, ऑलरेडी सबको पता है कि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है, ओलंपियन है, वो चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता। देखिए यहां पे मैं आपके सामने एक सवाल अपनी तरफ से ऐड करता हूं कि कौन से ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, आप कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, और इसका आंसर मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन का है आपके सामने, श्यामा दासगुप्ता, नॉरिस प्रीतम, नवदीप सिंह गिल या समीर चोपड़ा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी नॉरिस प्रीतम। जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्वर्ण पदक विजेता, इनकी जो जर्नी रही है, देखिए हर प्लेयर की, इवन हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, वो कैसे स्ट्रगल करके उस प्लेयर को, उस खिलाड़ी को कौन कौन सी सुविधा कब मिली है, किस हालात में वो आगे बढ़ा है, ये वो उस इंसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हर एक इंसान की अपनी कहानी होती है, वही है ना। लेकिन देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो जीत जाते हैं उनके बारे में है लिखा हुआ है, लेकिन कई ऐसे प्लेयर होंगे, एक आप जैसे जो युग क्रिकेट का था उसमें सोचिए जरा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, वीवीएस लक्ष्मण, उनके जो टॉप 5 मतलब कि स्पॉट थे क्रिकेट के 11 में, उस समय कितने प्लेयर्स आए और गए, उनको मौका नहीं मिला। तो एक इस तरीके का होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है। उसमें से आपको पता होगा जो अभी हमारी महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता, उसके जो हेड कोच थे वो उस समय क्रिकेट खेलते थे, उन्हें मौका नहीं मिला। ठीक है, लेकिन उन्हें वही है ना कि किस्मत को क्या किस्मत को जो मंजूर है वो होके ही रहेगा। वर्ल्ड कप उन्हें उठाना था, लेकिन किसी और तरीके से महिलाओं के साथ में उन्होंने हेड कोचिंग करी और उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विथ इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए क्रिकेट से जुड़ा हुआ भी सवाल आता है आपके एग्जाम में,
ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जितने सवाल हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है आपके एग्जाम में आने के, वो यहां पे है आपके सामने। पुस्तक आर श्रीधर, देखिए ये पुस्तक आर श्रीधर के द्वारा, उनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन सवाल क्या है, लिखी गई है, इसकी भूमिका फोरवर्ड किसने लिखी। जैसे होता है प्रीफेस हो गया, मतलब कि एक पुस्तक के बहुत पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट का नाम है फोरवर्ड, ठीक है, भूमिका, उसको किसने लिखा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्या होगा कि आपके सामने एग्जाम में आ जाएगा कि कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, इसके रचयिता कौन है, तो आप क्या करेंगे, श्रीधर जी, ठीक है। लेकिन इसके आंसर में आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, आइए देखते हैं। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ या सौरव गांगुली। महान बल्लेबाज, वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, टेस्ट के इतने महान प्लेयर, सौरव गांगुली आगे बढ़ के छक्का जो लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपके सामने इतना अच्छा सा ये सवाल है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से द रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। सुकेतु मेहता, विक्रम चंद, अरुंधति रॉय और समंता भद्रा, ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। कौन सा आंसर होगा आप बताइए, है ना। क्या हो जा रहा है इसमें, तो आंसर होगा हमारा विक्रम चंद्र, ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आज का 42वां सवाल, 42, ठीक है। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए ये आपको, ये पुस्तक आपको जब हिस्ट्री की क्लास होगी उसमें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पे कि इसके रचयिता कौन है, किसके द्वारा लिखी गई, ये सवाल है हमारे सामने। ऑप्शन है एमजी रेनाडे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जीके गोखले, वल्लभ भाई पटेल। आपको क्या लगता है, आप शायद पढ़े हो, कमेंट करिए आप आंसर, ठीक है। यहां से यहां आने में ब्लर हो जा रहा है स्क्रीन, लेकिन आपको दिखेगा नहीं यहां से, है ना। चमक रहा है, चमक रहा है आपको, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये फिलॉसफी वाले संदर्भ का एक सवाल है, काफी फेमस सवाल है, ये बुक भी फेमस है और जो इसके लेखक हैं वो भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी प्लेटो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपके सामने इतना महत्वपूर्ण सवाल है ये, देखिए जरा। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखा गया है या फिर किसने लिखा है, आपके सामने ये सवाल है कि किसने लिखा है। नगेंद्र जी, भीष्म शाहिनी जी, यशपाल या त्रिलोचन जी। किसने लिखा, तो किसने लिखा, भीष्म शाहिनी जी। यहां पे इस बुक में 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन, उसमें भारत के पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें क्या भत्सना झेलनी पड़ी लोगों को, उसके बारे में चर्चा हुई है इस बुक में, ठीक है, जिसके रचयिता भीष्म शाहिनी जी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन जो अगला सवाल है, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी नामक नैरेटिव इतिहास किसने लिखा है। हो सकता है शायद आपको, आप में कई लोगों को पता हो, आप कमेंट करके जल्दी से बताइए, देखते हैं किनका किनका कमेंट आता है। ऑप्शन आइए देखते हैं, रूपा बाजवा, मालती राव, अरुंधति राय या फिर रामचंद्र गुहा। इस पुस्तक में 1947 के बाद का जो इतिहास है भारत का, उसके बारे में चर्चा हुई है
उसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा जी, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया है अनटचेबल? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, ए के रामानुजम, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, या फिर के आर श्रीनिवासन अयंगर जी। ठीक है, किसने लिखा है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए आंसर। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद जी। ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद जी किसके रचयिता है? अनटचेबल के। अनटचेबल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कास्ट सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके बारे में घोर मतलब कि उसके बारे में वर्णन है और उनकी निंदा की गई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, ये जो सवाल है आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इनकी काफी ज्यादा है और बेहद ही महत्वपूर्ण है ये सवाल आपके लिए। आप छोड़ ही नहीं सकते इनको, छोड़ के जा ही नहीं सकते एग्जाम देना। मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि आपको जाना नहीं है छोड़ के। इस सेशन को अटेंड करके ये जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ना, यहां पे ऐसे सवाल आते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने कहीं सुना है, मैंने कहीं देखा है, कहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो नौबत ही नहीं आएगी। क्यों ऐसी नौबत आने देना? इतना पढ़ रहे हैं, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो रहा है, गणित कंप्लीट हो रहा है, इंग्लिश कंप्लीट हो रहा है, जीएस भी कंप्लीट होगा, तो स्टैटिक जीके जो है इसको अधूरा क्यों मतलब धुंधला सा करके क्यों जाना? कंप्लीट करिए ना, अच्छे से करिए। यहां से और आसान है। स्टैटिक मतलब कि इतना ही आएगा, इसी से आएगा। स्टैटिक नाम में ही स्टैटिक है। आइए देखते हैं सवाल। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? पता होगा शायद आप में कई लोगों को पता होगा। साइना नेहवाल, कपिल देव, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर। किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह के द्वारा। इसमें सोचिए 2011 का वर्ल्ड कप, उस समय उनको कैंसर था, पता नहीं था उन्हें, मतलब कि खून की उल्टी हो रही थी उन्हें उस मतलब कि सीरीज के दौरान, वर्ल्ड कप के सीरीज के दौरान। तो जो उनका एक्सपीरियंस रहा, मतलब जांच के दौरान, फिर ट्रीटमेंट के दौरान, और अपने क्रिकेट और कैंसर, इन कैसे मैनेज किया, फिर उसके बाद में कैसे उभर के आए। और ऐसा नहीं कि उसके बाद युवराज सिंह ने खेलना छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने उस कैंसर से लड़ाई जीती, फिर फील्ड में आए और मैच खेला उन्होंने। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया इस पुस्तक में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक। देखिए, संस्कृत नाटक कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो भी आपके पास सामने सवाल आता है ना, उसको कीवर्ड के माध्यम से ध्यान रखेंगे तो उसको भूलने में मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, भूल ही नहीं सकते आप। कीवर्ड आपको बस ध्यान होना चाहिए। ठीक है, स्वप्नवासव दत्तम किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब कि किसने लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है कालिदास, शुद्रक, भास और जयदेव। किसके द्वारा लिखा गया स्वप्नवासव दत्तम? यह संस्कृत का एक नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन हमारा जो है उसमें से सी। ये देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। कई बार क्या होता है कि ये संस्कृत के जो रचयिता हैं उनके जो सवाल होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मतलब छूट जाता है, वो आपके नजरों के सामने नहीं आ पाता है। लेकिन यहां पे देखिए, आपको करंट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, गेम से, क्रिकेट से रिलेटेड, मतलब खेल जगत से भी रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो भी आएंगे। संस्कृत में जो रचयिता है उनके से रिलेटेड जो सवाल है वो भी आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने कितना अच्छा सा सवाल है ये कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने तेलुगु महाकाव्य उपन्यास का हिंदी अनुवाद सहस्र फन नाम से किया? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री
उनका क्या नाम है? आई के गुजराल, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी? किसी को चमक रहा है क्या? पता है किसी को? सोनू भाई आप बताइए जरा, गेस करिए, इसका आंसर गेस करिए आप। ए बी सी और ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन होगा सही? बताइए। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, पीवी नरसिम्हा राव जी। इन्होंने जो उपन्यास है महाकाव्य है तेलुगु का, उसका हिंदी में अनुवाद किया, जिसका नाम सहस्र फन। ये आपको कीवर्ड है, आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। आइए देखते हैं आपके सामने अगला सवाल कौन सा है। 1867 1867 की बात हो रही है, 57 नहीं, में भारत की प्रति आय की गणना, ठीक है, पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, कि गणना कर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किसने प्रकाशित किया, किसके द्वारा लिखा गया, आपसे मूलतः ये पूछा जा रहा है। दादा भाई नेहरू जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर आर्थर कॉटन या फिर मोतीलाल नेहरू? मुझे नहीं लगता इसको, मतलब कि मुझे लगता है कि 95% बच्चे जानते होंगे इस सवाल का आंसर, ठीक है। कौन होगा? दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक कौन सी है? आपके सामने उस पुस्तक का नाम देके आपसे पूछ सकता है, तो वो एग्जामिनर की राइटर कौन है? आइए पहले देखते हैं। द एज ऑफ टाइम, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, द सेंस ऑफ एन एंडिंग, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन डी है, द ल्यूमिनारीज। तो क्या होगा आंसर हमारा? द एज ऑफ टाइम। इसके राइटर कौन है? आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। इनके राइटर, जो राइटर हैं, वो उनका क्या नाम है, लेखक? आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसके लेखक का क्या नाम है, जिन्होंने इसकी रचना की। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल मतलब कि इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के दौरान की जो यात्रा रही है, उसके बारे में चर्चा हुई इस पुस्तक में। इससे आपको ये तो समझ में आ जाएगा। इसके रचयिता कौन है? आइए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनके बारे में कौन नहीं जानता? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। इनके द्वारा बोला गया। और आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और वो फैक्ट है, आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में आ सकता है, कि वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, वो कौन सा सेशन था जिसमें उनकी जीत हुई थी प्रेसिडेंट के पद पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया था, ठीक है। ये आप कमेंट करके हमें बताइए, देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है, यह सवाल पूछा जा रहा है आपसे। और जो ऑप्शन है, अजीज अहमद, नीरज सी चौधरी, E.M. फाटर, उसके बाद में गुनार मेडराल। आपके सामने जो ऑप्शन है A, B, C और D, उसमें से आपको बताना है कि द पैसेज टू इंडिया मतलब कि भारत में आने के रास्ते, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो हमारा क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, E.M. फास्टर्स। बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। मजा आ रहा है? मजेदार क्लास। अगला सवाल जो आपके सामने है, द लिटिल बैलेंस 1586, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1586 में किसने लिखी? हु रोट द बुक द लिटिल बैलेंस? द लिटिल बैलेंस को 1586 की बात हो रही है। आप ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाएं।
तो उसके रचयिता कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने गैलीलियो गैलीली, कैरोलस लिनियस, आर्किमिडीज, जेम्स फ्रेस्कॉट। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली। ठीक है, बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द वेटिंग फॉर अ वीजा, मतलब वीजा, वीजा आपको पता ही है किसी देश में जाने के लिए, यात्रा करने के लिए विदेश में वीजा की जरूरत होती है। ठीक है, आपको पता है भारत की कितनी रैंकिंग है उस इंडेक्स में जिसके माध्यम से देखा जाता है ना कि इस पावरफुलनेस, उस आपका जो पासपोर्ट है उसका पावरफुलनेस जिस इंडेक्स के द्वारा देखा जाता है उसमें कितनी रैंक है भारत की, पता है आपको? पासपोर्ट इंडेक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? वेटिंग फॉर अ वीजा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, आपके सामने देखिए, अभी हमने जिक्र किया था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई है या फिर किसने लिखी है? ठीक है, आपके सामने जो ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी या फिर श्री अरविंद जी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, उसमें से आपको बताना है। आपको पता है तो कमेंट करिए, जिनको भी पता है आंसर कमेंट करके आप बताइए। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बुंदेलखंड का एरिया क्षेत्र, वहां से वो लड़ी। ठीक है, काफी डिटेल में अच्छे से हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम चर्चा करेंगे अपने इतिहास के क्लास में। ठीक है, वो 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई, पहली लड़ाई। ठीक है, हमारे सामने जो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? ध्यान दीजिएगा, अमर्त्य सेन, अगर आपने सवाल ऐसे आया आपके एग्जाम में और आपने जल्दबाजी दिखाई तो आपका सवाल निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है नहीं लिखी है, आप टिक करके आ जाओगे। अगर आपको पता भी नहीं है, आप ढूंढोगे इसमें ऑप्शन में, कहीं ना कहीं टिक लगा के चले आओगे। लेकिन अगर आपको पता है कि क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि नहीं लिखी गई है तो आप आसानी से उसको देख लोगे। तो आपके सामने जो ऑप्शन है ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिसोर्स वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी ऑफ इंडिया और पॉवर्टी एंड फेमाइन। तो पहले तो अमर्त्य सेन, इनके द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक के बारे में यहां पे सवाल पूछा जा रहा है, मतलब उसके अलावा जो 3 पुस्तक हैं अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका आंसर पहले देखते हैं, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। इसको किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी जी ने। इसको जो 57 है आपका सवाल, दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा। दादा भाई इनके द्वारा लिखा गया। बाकी जो बचे 3 पुस्तक वो किसके द्वारा लिखे गए? अमर्त्य सेन जी के द्वारा। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। आपके सामने अगला सवाल है आज का 58, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सत्येंद्रनाथ बोस, जेवी नार्लिकर, सीवी रमन या फिर स्टीफन हॉकिन, किसने लिखा? ये पुस्तक 1988 में इसकी रचना हुई। किसके द्वारा? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। ठीक है, बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है जो 59, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? इससे ही आपको पता लगता है कि जो इसके रचयिता हैं वो एक इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है,
तो ऐसे भी है, जैसे कि जो थीम समझ में आता है पुस्तक के नाम से, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हैं। बहुत सारे मतलब कि फैक्टर होते हैं, अगर आपको नहीं पता है उस लेखक का नाम तो पहुंचने तक ऑप्शन में आपके सामने। तो आइए देखते हैं, A.R. रोडन, एडम स्मिथ, जेम्स मार्शल या फिर जॉन हिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको समझ में आ रहा हो कि एडम स्मिथ हो सकते हैं, जेम्स मार्शल या फिर जॉन हिक्स हो सकते हैं। कौन हो सकता है? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी, जॉन हिक्स। क्या होगा? जॉन हिक्स। इसका आंसर होगा जॉन हिक्स होगा। कैपिटल एंड ग्रोथ, कैपिटल एंड ग्रोथ। पता है, आपको पता ही होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर। इकोनॉमी का टॉपिक है, चर्चा करेंगे वहां पे, बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स का जो चर्चा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। आपका जो जैसे जीडीपी होता है, उसके बाद इन्फ्लेशन, ये सारे मुद्रास्फीति का टॉपिक, उससे रिलेटेड जो भी है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां से आपको एक माइन्यूट सा डिफरेंट देके पूछ लेगा। ठीक है, बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? मतलब महाभाष्य की रचयिता किसने की, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है, विशाखा दत्त, पतंजलि, कालिदास या फिर अमर सिंह। किसके द्वारा लिखी गई महाभाष्य? ऑप्शन होगा पतंजलि। पतंजलि जो ये अष्टाध्यायी पाणिनि, जो संस्कृत के रचयिता हैं, बहुत विद्वान हैं पाणिनि, उनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया। अष्टाध्यायी की रचना हुई। ठीक है, अष्टाध्यायी, उसके ऊपर कमेंट्री लिखा है, पतंजलि जी ने कमेंट्री किया है, उसी का नाम है महाभाष्य। ठीक है, तो यहां से आपको यह भी पता लगा कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। ठीक है, बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं आपके सामने अगला सवाल कौन सा है। विच इंडियन चीफ मिनिस्टर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी? अपनी आत्मकथा लिखा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। देखिए, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आत्मकथा किस भारतीय मुख्यमंत्री के द्वारा, मतलब कि जब लिखा गया यह आत्मकथा उस समय वो मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन है आपके सामने, जयललिता, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उसके बाद से ऑप्शन में ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सभी के बारे में आपको पता है। जयललिता जी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार बिहार के, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के थे। उसके बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की थी। अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है, उसमें बहुत बुरे तरीके से हार हुआ है ममता बनर्जी का, वो अपना सीट भी नहीं बचा पाई। ठीक है, तो अब तो थी हो गई, मतलब कि पूर्व मुख्यमंत्री, इस तरीके की बात है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, ममता बनर्जी। उनके द्वारा लिखा गया, उनकी जो संघर्ष गाथा है, जो उनके मेमोरीज हैं, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो लड़ाई लड़ी है उन्होंने, क्योंकि उनसे पहले वहां पे किसकी सरकार थी? लेफ्ट की सरकार थी पश्चिम बंगाल में। तो उन्होंने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है चीफ मिनिस्टर के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पे चर्चा है, लिखा गया है। उसके रचयिता कौन है? ममता बनर्जी जी। आपके सामने अगला सवाल है आज का 62, द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शंकु। ठीक है, कि लेखक कौन है? ऑथर। आपसे पूछा जा रहा है कि द ऑथर ऑफ द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शंकु कौन है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, राहुल बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा आंसर इसका?
बताइए, कमेंट करके बताइए, आप देखते हैं। अरे गलत होता है होने दो भाई यार, आप गलत हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सोचना ही नहीं है। अरे गलत होगा तभी तो सही होगा। यहां पे गलत, अगर मॉक टेस्ट आप लगाते हो तो जो सवाल नहीं आता है थोड़ा तो अटेम्प्ट करते हो उसको। तो अरे आप इसको मान के चलो कि मॉक टेस्ट है, क्यों घबराना इसमें? बेइज्जती नहीं होगी, आपकी बेइज्जती नहीं होगी, आपको ये इंफॉर्मेशन पता लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए सत्यजीत रे। सत्यजीत रे कौन है? एक ऑथर हैं, लेखक और फिल्मकार भी हैं। ठीक है, बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखा गया, आपसे यह पूछा जा रहा है। ऐसा ही अभी हमने देखा था ना, बताइए। अभी हमने देखा था जो इकोनॉमिस्ट थे उनका जो ऑप्शन था, पूछा गया था कि उनके द्वारा रचयिता कौन सी पुस्तक नहीं है। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन में क्या है, गोदान, गबन, निर्मला, दीप शिखा। क्या समझ में आ रहा है आपको? ऑप्शन डी दीप शिखा। लेकिन इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आपको? यहां पे जाके इस सवाल के बाद से हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है। स्टैटिक जीके मतलब कि खत्म होता है। यहां पे हमने सारा शुरू से लेके अभी तक का जो स्टैटिक का पोर्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग वे में, जैसा सवाल आता है उसी वे में हमने कंप्लीट किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने पेशेंस लेके आज की जो इतनी लंबी क्लास है उसमें पेशेंस आपने दिखाया और इस क्लास को और ज्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग बनाया हमारे लिए, क्योंकि कन्वर्सेशन होता रहता है आपके तरफ से भी हमारे तरफ से भी, तो और मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, यहां से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके पास में है, उन दोनों के मिलन से जो एग्जाम में सवाल आएगा वो सही होगा। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको इसके बाद से हमारे पास देखिए, हमारे पास इसके बाद से हिस्ट्री है और उसके बाद पॉलिटी है, फिर जियोग्राफी है, जियोग्राफी के बाद इकोनॉमी है। आपको इसके बाद से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आप कमेंट करके बताइए, उसके बाद उस पे हम सेशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद से ऐसे कर करके हम अपना पूरा जीएस का पोर्शन कंप्लीट करेंगे आपके एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप एक एनर्जी के साथ में रिवाइज करिए, पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। यहां पे क्वेश्चन के फॉर्म में और पीडीएफ में आपके पास एक जगह पूरा लिस्ट रहेगा, वहां से आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। और हां, इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसको आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड देखेंगे, फिर वो भी सजेस्ट करेंगे, आप अपने फ्रेंड के साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि आप डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं कई टॉपिक्स, लेकिन कुछ होता है कि नहीं समझ में आता है। जैसे कई बार होता है कि कोई टीचर है कुछ पढ़ा रहा है, वहां से ये छूट गया या फिर ये इंफॉर्मेशन ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, तो वो आप बताइए मुझे, फिर हम तो देखिए पूरा जीएस हम लोग मिलकर साथ में कवर करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसमें एकदम बारीकी तरीके से, ताकि आपका एक भी सवाल वो कोई भी एग्जाम हो उसमें छूटेगा नहीं। ठीक है, इवन आप मतलब कि पढ़ेंगे ना तो स्टेट एग्जाम में पीसीएस तक का भी एग्जाम में जो सवाल आता है उसको आप टच करेंगे, अच्छे से इजीली करेंगे आप। ठीक है,
तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एक एनर्जी के साथ पढ़ाई करिए और सुबह उठ के योगा करना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि आपका हेल्थ है तो आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने सभी लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू।